आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। कहानियां सुनाना अगर एक कला है तो कहानियां ढूंढ कर निकालना उससे बड़ी कला है। आज की कहानी को मैंने 7 समुंदर पार अमेरिका से ढूंढ कर निकाला है। कहानी है एक पहलवान डॉक्टर की। जी हाँ, ये विश्वास करना कठिन है मगर सच्चाई तो यह है कि 1970 के दशक तक मेडिकल साइंस ने मरीज के दर्द निवारण पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और रोगियों को बेवजह तकलीफ उठानी पड़ रही थी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने लाखों लोगों को दर्द से बचाया, फिर भी उस पर कोई जीवनी नहीं, कोई उस पर बायोपिक नहीं है। उस शख्स का नाम था जॉन जे बोनिका। लेकिन जहां से हमारी कहानी शुरू होती है तब वो शख्स जॉनी बुल वॉकर के नाम से जाना जाता था। सन 1941 में गर्मी का दिन था। न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर ब्रुकफील्ड में एक सर्कस आया था। वायर पर नट का खेल और आवारा जोकर और मानव तोप का गोला देखने के लिए दर्शकों की भीड़ थी। वे हमारे नायक स्ट्रॉन्ग मैन यानी जॉनी बुल वॉकर को भी देखने आए। सर्कस शुरू हुआ, तभी लाउड स्पीकर के ऊपर एक आवाज सुनाई दी, शेर वाले तंबू में तत्काल एक डॉक्टर की आवश्यकता है। लाइन ट्रेनर का सिर शेर ने मुंह में दबोच लिया था। ट्रेनर सांस नहीं ले पा रहा था, वो संघर्ष कर रहा था और फिर बेहोश हो गया। फिर शेर ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग मैन बुल वॉकर ट्रेनर को अपने मुंह से सांस दे रहा था और फिर ट्रेनर को होश आ गया, उसकी जान बच गई। मगर जॉनी बुल वॉकर ने किसी को यह नहीं बताया कि वो वास्तव में मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष का छात्र था। वो गर्मियों के दौरान सर्कस के साथ कॉलेज की फीस भरने के लिए सर्कस में पहलवानी का काम करता था। उसके साथ ही डॉक्टर्स को भी जॉनी बुल वॉकर के इस रहस्य का पता ही नहीं था। वे तो उसे जॉन जे बोनिका के नाम से ही जानते थे। यहां तक कि जब बोनिका ने बुल वॉकर के रूप में विश्व के लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता, तब भी उसके साथी डॉक्टर्स को इस बात का पता ही नहीं चला। वर्षों तक जॉन जे बोनिका इसी तरह समानांतर जीवन जीते रहे। वो एक पहलवान थे, वो एक डॉक्टर थे, वो एक हीलर थे, दर्द भी देते थे और इलाज भी करते थे। 1942 में बोनिका ने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और उसी साल एमा नाम की लड़की से शादी की, जिसे वो बहुत वर्ष पहले कुश्ती के एक मैच में मिले थे। अभी भी बोनिका गुप्त रूप से कुश्ती कर रहे थे क्योंकि न्यूयॉर्क के सेंट विसेंट हॉस्पिटल में उनकी इंटर्नशिप का जो कुछ भुगतान मिलना था वो उन्हें नहीं मिला, इसलिए पैसों की तंगी थी। धीरे धीरे कुश्ती के मैचों ने उनके शरीर पर भारी असर डाला। उनके हिप जॉइंट्स बिगड़ चुके थे, पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था। एक रात एक बड़ी कुश्ती के बाद उनके चेहरे के नीचे खरोंच का निशान बन गया और उनकी एक आंख में चोट भी लग गई। अगली सुबह हॉस्पिटल में उसे छिपाने के लिए उन्हें सर्जिकल मास्क पहनना पड़ा। इस तरह उनके भी जीवन में दर्द जमा होता रहा और फिर इसकी पराकाष्ठा तब हुई जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी एमा उनके ही अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ड्यूटी पर डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी के दर्द को कम करने के लिए एक इंटर्न को बुलाया और उसे कुछ ईथर की बूंदें देने के लिए कहा। इंटर्न एक नया डॉक्टर था, उसे काम पर आए हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए थे। जैसे उसने ईथर दिया, एमा के गले में जलन हुई, उसे उल्टी हुई और उसका दम घुटने लगा, वो नीली पड़ने लगी। बोनिका जो ये सब देख रहा था, उन्होंने तुरंत इंटर्न को हटाया और उसे जैसे तैसे करके अपनी पत्नी और अपनी अजन्मी बेटी की जान बचाई। उसी समय उन्होंने अपना जीवन एनेस्थेसियोलॉजी के लिए समर्पित करने का फैसला कर दिया। एक एनेस्थेटिक की तरह वो ज्यादा उस पर काम करेंगे। बाद में उन्होंने प्रसव की पीड़ा दूर करने के लिए माताओं के एपिड्यूरल इंजेक्शन को विकसित करने में भी मदद की। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इससे पहले वो प्रसूति के कार्यों पर और अधिक ध्यान दे पाते, बोनिका को 7,700 बेड्स का मेडिगम आर्मी मेडिकल सेंटर में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना पड़ा। यह अमेरिका का मेडिगन हॉस्पिटल एक बड़ा सैनिक अस्पताल था। बोनिका वहां पर दर्द नियंत्रण सुपरवाइजर थे। उस समय वो केवल 27 वर्ष के थे। इतने सारे सैनिक रोगियों का इलाज करते हुए बोनिका के सामने ऐसे मामले आए जो उनके द्वारा सीखी गई हर चीज के विपरीत थे। दर्द के बारे में तो उन्हें कभी पता ही नहीं चला था कि इतनी सब है। यूं तो दर्द को एक प्रकार की खतरे की घंटी माना जाता था, मगर उस फौजी अस्पताल में दर्द निवारण के ऊपर कुछ खास रिसर्च भी नहीं हुई थी।
बोनिका ने अपने अस्पताल के सभी विशेषज्ञों का पता लगाया, सर्जन्स का, न्यूरोलॉजिस्ट का, साइकियाट्रिस्ट का। इससे पहले किसी ने भी दर्द निवारण पर इतना ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद बोनिका ने मेडिकल की किताबों को छान मारा। उन्होंने दर्द के शब्द के हर उल्लेख को ध्यान से देखते हुए हर चिकित्सा पाठ्य पुस्तक को पढ़ा और फिर उन्होंने पाया कि 14,000 पेजेस में से दर्द शब्द केवल 17.5 पेजेस में ही मिला। अगले 8 वर्ष तक बोनिका ने इसी के ऊपर रिसर्च की और फिर जो कुछ भी उन्होंने दर्द के ऊपर लिखा वो एक पुस्तक द मैनेजमेंट ऑफ पेन के नाम से सामने आया। इसमें उन्होंने नर्व ब्लॉक इंजेक्शन का उपयोग करके नई रणनीतियों, नए उपचारों को प्रस्ताव दिया। उनकी किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मरीजों के जीवन में दर्द को गंभीरता से लेने के लिए, उसे कम करने के लिए डॉक्टरों से उन्होंने अपील की थी। उन्होंने मेडिकल साइंस के मूल उद्देश्य को फिर से एक नई डेफिनेशन दी, जिसका लक्ष्य मरीजों को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि रोगियों को दर्द से छुटकारा दिलाकर उन्हें बेहतर महसूस कराना था। अंत में 70 के दशक के मध्य में पूरी दुनिया में उनके इस मेहनत से सैकड़ों पेन हॉस्पिटल्स खुल गए। यूं तो बोनिका 20 से अधिक वर्षों तक रिंग से बाहर रहे, लेकिन पहले के 1500 पेशेवर मुकाबलों से उनके शरीर पर अच्छा खासा अत्याचार हुआ। 50 के दशक के मध्य में उन्हें गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना करना पड़ा। अगले 20 वर्षों में उनकी 22 सर्जरी हुई, जिनमें 4 स्पाइन ऑपरेशन और हिप रिप्लेसमेंट शामिल हैं। वो मुश्किल से अपना हाथ उठा सकते थे। गर्दन घुमाना भी उनके लिए दुश्वार था। चलने के लिए उन्हें एल्युमिनियम की बैसाखी की जरूरत थी, पर अभी भी वे पेन किलर लेते लेते 15 से 18 घंटे तक काम कर रहे थे। दूसरों के दर्द को वे अपना बना चुके थे और उनका कहना था कि अगर मैं उतना व्यस्त नहीं रहूं जितना कि मैं हूं तो मैं पूरी तरह से विकलांग हो जाऊंगा। कहानी खत्म। तो क्या जाना हमने इस कहानी से? यही कि जीवन में दर्द अपरिहार्य है। शरीर हो या मानसिक, हम सभी रोजाना दर्द से जूझते हैं। दर्द और पीड़ा मानव जीवन का हिस्सा है। दर्दनाक अनुभव हमें और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम इन कठिन समय के दौरान जीवित रहना भी सीखते हैं। जिन्होंने लेकिन सहा है वे दुख को समझते हैं और इसीलिए हाथ बढ़ाते हैं। बोनिका ने दर्द को करीब से देखा, उन्होंने उसे महसूस किया, उन्होंने उसे जिया। उन्होंने दर्द निवारण का एक नया क्षेत्र बनाकर चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जी हाँ, अगली बार फिर सुनेंगे एक और नई कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।